गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑन एनोड और कैथोड with the help of discharge potential, and then we have to study how much that element will deposit on anode or cathode. This concept is studied with the help of Faraday's law. So ये लॉ क्या स्टेट्स करता है? नाउ सी Faraday's law of electrolysis. First law, according to this law, amount of substance deposited on anode or cathode is directly proportional to charge supplied. It means कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा एनोड या कैथोड पे, वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। तो अगर मान लें कि W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो and Q is the amount of charge supplied for electrolysis, since W is proportional to Q. If we remove proportionality, then this becomes W equal to ZQ. Z is known as electrochemical equivalent. So whenever we use Faraday's first law, we always write W equal to ZQ. And you know that I equal to Q by T. I is the amount of current and Q is the amount of charge, T is the time in second. So लिख सकते हैं यहाँ पे Q equal to IT. So we will also write W equal to ZIT. क्या बोलते हैं हम? W equal to ZIT. Where I is current in ampere, T is टाइम इन सेकेंड। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो टाइम होगा किसमें होगा, वो सेकेंड में होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास अवेलेबल डाटा हो W का, I का, T का, तो Z निकाल सकते हैं, या इफ एनी थ्री ऑफ दिस फोर आर नोन देन फोर्थ कैन बी इजिली डिटरमाइंड। सिमिलरली अगर चार्ज के बारे में बात करेगा तो वी हैव थ्री डाटा, इफ एनी टू आर नोन देन थर्ड वी कैन फाइंड आउट, है ना। तो प्रॉब्लम में अगर आएगा तो बना लेंगे। अगर कहेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, सो वी डिफाइन वी हैव W इक्वल टू ZQ। सो इफ Q इक्वल टू 1 कूलम और I इक्वल टू 1 एम्पियर, T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो इस रिजल्ट से हम बोल सकते हैं W इक्वल टू Z। क्या बता सकते हैं आप? W इक्वल टू Z। तो Z को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हेन वी पास either 1 coulomb of electricity or current 1 ampere and time 1 second. So with the help of charge, we say by passing 1 coulomb of charge, W equal to Z, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर। अगर करंट के टर्म में बोलेंगे तो I1 होना चाहिए 1, तो ये 1 हो गया, तो ये W बराबर क्या हो जाएगा? Z. So you also define electrochemical equivalent as the amount of substance deposited when we pass electricity 1 ampere for 1 second. तो जिसके टर्म में बोलेगा बोल सकते हैं either in terms of Q or in terms of current and time. ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम में अगर दिया हो कि कॉपर 2 ग्राम डिपोजिट हुआ है बाय पासिंग 0.5 एम्पियर इन फॉर 10 सेकेंड, हम लोग Z निकाल सकते हैं।
अगर जेड पता हो, ये दोनों के बारे में बता दो तो डब्ल्यू निकाल सकते हैं। अगर डब्ल्यू पता है, जेड पता है, आई पता है तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो इफ एनी थ्री आर गिवन वी कैन फाइंड आउट फोर्थ वैल्यू। क्लियर? सो देखते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्राडेज फर्स्ट लॉ। So now see a problem related to Faraday's first law. 2.3 gram of sodium deposited on cathode by passing current of 5 ampere for 2 minutes. Then calculate electrochemical equivalent. क्या निकालना हम लोग को? जेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम डिपोजिट हो रहा है कहाँ पे? कैथोड पे, बाईपासिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डाटा क्या है? वेट ऑफ सोडियम मींस डब्ल्यू, हाउ मच? 2.3 ग्राम। करंट पास कितना किया जा रहा है? आई इक्वल टू 5 एम्पियर एंड टाइम इक्वल टू गिवन कितना है? 2 मिनट। ये फॉर्मूला में सेकंड में होता है तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड में। By multiplying 60, so this become 120 second. निकालना क्या आपको? So we have to calculate Z. क्या निकालना है? Z। और क्या जानते हैं हम लोग? सिंस W इक्वल टू जेड आई, क्या जानते हैं आप लोग? W इक्वल टू जेड आई सी टी। सो वी राइट हियर Z इक्वल टू W बटा आई टी। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, कितना है? 2.3 and current is how much? 5 ampere and time is 120. So 2.3 by 600, तो डिवाइड कर दे कितना आ जाएगा? 0.053 and then 5 8.38 into 10 power minus 2 लिख सकते हैं यहाँ पे 0.0 या 0.38 into 10 power minus 3। क्लियर है? कितना आ जाएगा आंसर? 0.38 into 10 power minus 3। ठीक है ना? तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। सो ये भी कितना आया? ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे पास डाटा किसका था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, करंट सप्लाइड एंड टाइम टेकन। तो वी determine here value of Z. Similarly, if any other two are known, we can determine the third. अगर मेरे पास Z पता होता, W पता होता एंड I पता होता, then we can determine the value of T. ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है। So we have here 4 parameters. If any 3 are known, we can find the value of fourth by using the relation W equal to ZIT by Faraday's first law. ठीक है? तो देख चुके हम लोग फ्राडे फर्स्ट लॉ। नाउ फ्राडे सेकंड लॉ। फ्राडे सेकंड लॉ तो क्या कहता है ये? अगर कोई दो electrodes हो and we pass same amount of charge or current, pass the same amount of charge or current, then amount of substance deposited is directly proportional to their equivalent
वेट। मतलब अगर हम सेम चार्ज सप्लाई करें दो इलेक्ट्रोलाइट से, दो आयन से, ठीक है, तो अगर सेम चार्ज सप्लाई करेंगे तो इसका जो अमाउंट डिपॉजिट होगा एनोड या कैथोड पे वो इसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या कहता है ये, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed, then amount of substance deposited is directly proportional to their equivalent weight. हमेशा अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से तो इसका जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, उसे देखेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रोड ए है, ये बी है, ठीक है, अगर सेम चार्ज सप्लाई करें दोनों से, इसका इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू EA and equivalent weight of B is EB. Amount of substance deposited is WA and amount of substance deposited is WB. तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए दो अलग अलग इलेक्ट्रोड से तो क्या होगा, अमाउंट जो डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का वो एक प्रोपोर्शनल होगा किसका, इक्विवेलेंट वेट का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे W इज प्रोपोर्शनल टू ये this first and WEB is proportional to EB, this is second। क्या ये सेकंड, ठीक है ना। तो एक ये के प्रोपोर्शनल है WA, EB के प्रोपोर्शनल है WB। अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मिलेगा मुझे, WA बाई WB इक्वल टू EA बाई EB। ये बाई क्या मिलेगा, EB, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको नीचे भेज दें तो लिख सकते हैं WA बाई EA इज इक्वल टू WB बाई EB। क्या लिखिएगा, WB बाई EB। दिस रेशियो इज नोन एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। वेट बाई अमाउंट, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ए बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बी। बट दिस रिजल्ट कम्स इन पिक्चर व्हेन वी पास सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बी। जितना ए का इक्विवेलेंस डिपॉजिट होगा उतना ही क्या होगा, बी का डिपॉजिट होगा when we pass same amount of electricity. This relation is known as Faraday's second law. जैसे अगर ये मेरा एनोड है और ये कैथोड है, यहाँ पे कोई सब्सटेंस मिलता है, मतलब सपोज वी गेट एनोड पे क्लोरीन और कैथोड पे सोडियम। ये जो डाटा लिबरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, बाय पासिंग सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हम जानते हैं कि सेम इलेक्ट्रिसिटी तभी मिलता है जब दोनों का कनेक्शन स्विच में हो, कनेक्टेड आर इन स्विच। तो ये कहता है क्या, इतना इक्विवेलेंस एनोड पे मिलेगा क्लोरीन का, उतना इक्विवेलेंस सोडियम का मिलेगा कैथोड पे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे WCl2 बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 इज
is equal to W of sodium is divided by equivalent weight of sodium। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम बनाने में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसा रहेगा वैसा हम डाटा निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन रिलेशन वही होगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ए का बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बी का। अगर यहाँ पे आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिल जाए, तो दोनों के इक्विवेलेंस क्या होगा, सेम। तो मेन यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना होगा हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। इसका कुछ रिजल्ट है जो हम लोग रिमेंबर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग को क्या रिजल्ट आया, WA बाई EA इक्वल टू WB बाई EB। इसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ B। तो कंक्लूजन क्या होगा हम लोग का, when we pass same amount of electricity then they will deposit same number of equivalence। क्या होता है, डिपोजिट करता है सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। ए का है तो ए, बी का है तो बी, अगर सोडियम होता तो सोडियम, क्लोरीन होता तो क्लोरीन, हमेशा सेम इक्विवेलेंस डिपोजिट करता है। तो यहाँ पे इशू हो जाता है हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इसलिए हम लोग देख सकते हैं हाउ टू डिटरमाइन equivalent weight। This concept is already studied in class 11। तो equivalent weight equal to होता है, अगर आइटम हो तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट तो पता रहेगा हम लोग का, सब्सटेंस का एन फैक्टर निकालना हो। सो एन फैक्टर इक्वल टू होता है फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर रिएक्शन हो तो क्या करते हैं हम लोग, एन फैक्टर इक्वल टू होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल या लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, loss or gain of electron। For example, if we have Cu plus 2 electrons, we have Cu, so कितने का चेंज है, 2 का ऑक्सीडेशन नंबर में, या कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, गेन किया, 2 का। इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, 2। सो इक्विवेलेंट वेट कॉपर का यहाँ पे कितना आएगा, एटॉमिक वेट कॉपर डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, अगर मेरे पास ये सोडियम होता Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स, दिस बिकम Na, सो इक्विवेलेंट वेट सोडियम का कितना हो जाता है, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाई 1। तो कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो रिएक्शन नहीं गिवन है और मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रिएक्शन नोन है तो हम लोग निकाल दिए हैं। तो अगर कोई नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स हो तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट इलेक्ट्रोलाइट का होता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन एनायन और कटायन। एनायन या कटायन पे कितना चार्ज है पर मोल, पर मोल, एक मोल के लिए कितना
चार्ज आ रहा है एनायन या कैटायन पे। कैसे? अगर मेरे पास AlCl3 है तो ये स्प्लिट होगा तो क्या बनाएगा Al+3 एंड 3Cl माइनस। अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का निकालना है यहाँ पे तो क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम, एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाई 3। क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई 3। इसका पता है 27 होता है तो 27/3 कितना हो जाएगा 9। वैसे अगर आपको क्लोरीन का निकालना होता है यहाँ पे इस एग्जांपल्स में क्लोरीन का क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई चार्ज। कितना चार्ज पर मोल? 1 है सो 1 35.5/1। तो इसी तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लो आपके पास SbCl2 है, SbCl2 तो स्प्लिट होगा तो क्या बनेगा Sb+2 एंड 2Cl माइनस। तो इक्विवेलेंट वेट Sb का कितना होगा? एटॉमिक वेट बाई 2, क्लोरीन का 35.5/1। तो हमेशा ध्यान रखा जाता है चार्ज ऑन कैटायन या एनायन पर मोल। एक मोल में कितना चार्ज आता है कैटायन या एनायन पे। ये कंसेप्ट यूज करते हैं when we do not have chemical reaction। अगर डायरेक्ट दिया रहे इलेक्ट्रोलाइट्स तो हम इसे यूज करते हैं, और इसके बारे में क्या यूज करते हैं? अगर रिएक्शन नोन है तो हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके को याद कर लेंगे। हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट, क्लियर है? इसका हम लोग यूज करेंगे प्रॉब्लम्स पे। Now we have to learn combination of Faraday's first law and second law. Combination of Faraday's first law and second law. So from first law, क्या आता है रिजल्ट? W is proportional to Q. Second law, सेकेंड लॉ क्या था हम लोग का? W is proportional to equivalent weight। अगर दोनों को हम कंबाइन कर दे, कंबाइनिंग, तो क्या आ जाएगा? W is proportional to EQ। W is proportional to EQ। If we remove proportionality, then this becomes W equal to EQ by F। F is known as Faraday's constant। इसका वैल्यू होता है 96500 कूलम। अब इससे हम अगर E को नीचे भेज दें तो लिख सकते हैं W/E इक्वल टू Q/F, या Q को लिख सकते हैं आप IT/F। क्या लिख सकते हैं? IT/F। ठीक है, क्या लिखिएगा? IT/F लिखेंगे। दिस रेशियो को हम कहते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, एंड दिस रेशियो इज नोन एज नंबर ऑफ फ्राडे। नंबर ऑफ फ्राडे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितना फ्राडे डिपॉजिट होता है तो वो इक्वल होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ से एक रिजल्ट आता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल टू नंबर ऑफ फ्राडे। तो नंबर ऑफ फ्राडे अगर पता है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस पता है तो नंबर ऑफ फ्राडे निकाल सकते हैं। तो कितने पैरामीटर है मेरे पास? अगर इन दोनों को यूज करके बोले तो 1 2 3 4। इफ एनी 3 आर नोन, fourth can be easily determined by using the relation W equal to W/E equal to Q/F। या करंट के टर्म में होगा तो इसे यूज करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस करंट एंड टाइम वाले में ही होता है, तो इस रिलेशन को याद रखेंगे W/E equal to RT/F याद रखना है। दिस रेशियो इज नोन एज नंबर ऑफ फ्राडे एंड दिस रेशियो इज नोन एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस is equal to number of Faraday, number of Faraday। F का वैल्यू होता है 96500 कूलम। This is also equal to
चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन्स का पता हो तो हम बता सकते हैं कि कितना फैराडे होगा, क्योंकि एक फैराडे में एक मोल इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितने फैराडे होंगे, 2 मोल। 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितना फैराडे होगा, 3 फैराडे। तो वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स अगर इलेक्ट्रॉन्स को पता है तो हम नंबर ऑफ फैराडे भी बता सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स। 1 फैराडे इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 फैराडे इक्वल टू 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ पता हो इलेक्ट्रॉन्स का तभी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? नो, विल प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स, बट याद रखना है combination is very important। W by E equal to Q by F और RT by F। F का वैल्यू पता है 9650 मतलब कुछ टर्म्स इक्विवेलेंट वेट का याद रखना चाहिए। जैसे इक्विवेलेंट वेट अगर कोई हाइड्रोजन का आपसे पूछता है तो बोलिएगा 1। इक्विवेलेंट वेट अगर ऑक्सीजन का पूछता है तो बोलेंगे 8। इक्विवेलेंट वेट अगर क्लोरीन का पूछता है तो बोलेंगे 35.5। अगर वॉल्यूम इक्विवेलेंट पूछेगा, वॉल्यूम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम इक्विवेलेंट, तो वॉल्यूम इक्विवेलेंट में होता है, वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होता है 11.2 लीटर एट एमटीपी। ऑक्सीजन का होता है 5.6 लीटर एट एमटीपी। क्लोरीन का होता है 11.2 लीटर। तो ध्यान रखना है वॉल्यूम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट इन तीनों का। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 35.5। वॉल्यूम इक्विवेलेंट पूछेगा हाइड्रोजन का तो 11.2, ऑक्सीजन का 5.6 और क्लोरीन का 11.2 लीटर। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन का यूज करते हैं हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालें। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस वेट के टर्म में देख चुके हैं, और इक्विवेलेंट वेट के टर्म में, अगर वॉल्यूम के टर्म में पूछेगा तभी हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस वॉल्यूम के टर्म में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होता है वॉल्यूम ऑफ गैस at NTP divided by number of equivalents। sorry, volume equivalence, वॉल्यूम इक्विवेलेंस। ठीक है, अगर मान लें आपको ऑक्सीजन का निकालना है, फॉर एग्जांपल फॉर ऑक्सीजन O2, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा O2 का वॉल्यूम के टर्म में? सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्विवेलेंस कितना होता है ऑक्सीजन का 5.6 लीटर। तो ऑक्सीजन का गैस का वॉल्यूम पता है ऊपर वाले का, तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 5.6। ठीक है, इस तरीके से हम वेट के टर्म में भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम के टर्म में भी। तो जैसा प्रॉब्लम्स में रिक्वायरमेंट होगा वैसा करेंगे, बट याद रहे ये तीनों को ध्यान में रखना है आपको, तब प्रॉब्लम्स इजली बनेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ SnCl2, electrolysis of SnCl2 5.6 liter of chlorine is deposited on anode. Calculate the amount of Sn deposited at cathode।
Sn का कितना डिपोजिट होगा कहाँ पे, कैथोड पे, ठीक है। एटॉमिक वेट Sn का है 119 एंड क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5। देखिए जैसे ही नाम आया इलेक्ट्रोलिसिस तो हमारे माइंड में कंसेप्ट पता है, फ्राइडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड कॉम्बिनेशन। तुम ज्यादातर क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन का ही ध्यान रखते हैं कि W बाई ई इक्वल टू क्यू बाई एफ या आई टी बाई एफ, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन से वही आता है। अगर जेड का डिस्कशन होगा तो फर्स्ट लॉ में चले जाएंगे, अगर वेट और इक्विवेलेंट वेट का डिस्कशन हो तो हम सेकंड लॉ में चले जाते हैं। अदरवाइज अगर कुछ नहीं लिखा हो तो हम लोग कंबाइंड फॉर्म को ही यूज करते हैं। तो क्वेश्चन उसमें क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 5.6 लीटर, कितना लीटर है 5.6, निकालना है क्या मुझे कितना, और दूसरा क्या दिया है एटॉमिक वेट ऑफ Sn इक्वल टू 119 एंड एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन गिवन है 35.5। क्या जानते हैं हम, वी नो दैट number of equivalents of Sn equal to number of equivalents of Cl, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ Cl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बैलेंस का दो रिलेशन है, एक वेट के टर्म में एक वॉल्यूम के टर्म में। तो क्वेश्चंस में जो दिया है क्लोरीन का वो किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, किसके टर्म में दिया है वॉल्यूम के टर्म में, है ना। तो अगर ये वॉल्यूम के टर्म में दिया है और इसका वेट का निकालें तो Sn का वेट वाला लगेगा और इसका कौन सा लगेगा, वॉल्यूम वाला। क्या लिखेंगे, W ऑफ Sn डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Sn इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एट NTP डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्विवेलेंस, वॉल्यूम इक्विवेलेंस। तो वेट को आपको निकालना ही है, वेट क्या करना हम लोग निकालना है अमाउंट। तो हम लिख सकते हैं वेट को क्या, x जो अननोन है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट को जानते हैं एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम क्लोरीन का कितना है 5.6 और वॉल्यूम इक्विवेलेंट कितना होता है 11.2। तो ये एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो लिख सकते हैं x गुना एन फैक्टर डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। ये तो डिवाइड होकर कितना हो जाएगा 1/2 0.5 x एन फैक्टर SnCl2 का कितना होगा, SnCl2 का तो बोले थे इलेक्ट्रोलाइट्स का कैसे टूटेगा, Sn पे +2 2Cl यानी चार्ज कितना है 2 है, तो इन फैक्टर 2 है। एटॉमिक वेट कितना था 119, दिस इज 0.5। यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0.5 into 119 डिवाइडेड बाई 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो, इकट्ठे 3 हो जाएगा, इकट्ठे 2 हो जाएगा, यानी 119 बाई 4। क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 बनी 8 3 9 29 बच गया 3 7, ठीक है। इतना आंसर आ गया कि कितना Sn डिप्लीट होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछते हैं, हम लोग क्या करेंगे बना लेंगे, टाइम मिल जाएगा बनाइएगा, प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई डाउट होगा तो पूछिएगा और रिप्लाई करिए मेरे यूट्यूब अकाउंट पे चाहे फेसबुक अकाउंट पे कि क्या आपको डाउट है, तो हम उससे रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, क्लियर है।